देखो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि सैलरी चैप्टर के अंदर बहुत सारा अलग अलग ब्रेकअप है। पहला ब्रेकअप हम लोग सीखे थे बेसिक कंपोनेंट, जिसमें हम लोग सीखे कि बेसिक सैलरी जो होता है, फीस जो होता है, कमीशन जो होता है, बोनस जो होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, रिट्रेचमेंट, कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, इनका कैलकुलेशंस होता है। वो कैलकुलेशंस का हम लोग फॉर्मेट सीखे थे, आज उस पर सम करेंगे। अलाउंसेस हम लोग बहुत सारा पढ़े, हाउस अलग अलग ब्रेकअप में अलाउंसेस पढ़े थे, उसको भी अभी रिकैप करेंगे। और फिर पढ़े थे अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, जो हमको कैश में सैलरी के अलावा कुछ मिले, कैश में। और फिर पढ़े थे परक्यूजिट, जिनको अभी डिटेल में नहीं पढ़े, तो आने वाले क्लासेस में उसका भी डिटेल पढ़ेंगे। परक्यूजिट का मतलब हम लोगों को जो चीज़ काइंड में मिले, सैलरी और अलाउंसेस के अलावा कुछ काइंड में मिले। फिर हम लोग एक एक करके बेसिक कंपोनेंट्स को गो थ्रू किए थे। ग्रेचुटी में पढ़े थे फुल्ली टैक्सेबल ग्रेचुटी जो मिलता है, अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल जाए वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर रिटायरमेंट के बाद मिले, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एग्जेम्प्ट। अदर है तो क्या तुम्हारा ऑफिस ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है, कवर्ड है तो अलग कैलकुलेशन है, नॉट कवर्ड है तो अलग कैलकुलेशन है। इसके अलावा पढ़े थे लीव एनकैशमेंट, सेम कहानी उसमें भी था। ड्यूरिंग दी जॉब अगर तुम छुट्टी का पैसा उठा लेते हो तो टैक्सेबल है, अगर रिटायरमेंट के बाद उठाते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो एग्जम्प्टेड है, अदर एम्प्लॉई हो तो कुछ कैलकुलेशन है। पेंशन का पढ़े थे, अगर मंथली जो पेंशन मिलता है हमको रिटायरमेंट के बाद वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर हम ब्लॉक में एक अमाउंट उठा लेते हैं अपने पेंशन के नाम पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एग्जम्प्टेड है। अदर एम्प्लॉय के लिए क्या उसको ग्रेचुटी मिल रहा है तो अलग कैलकुलेशन है, ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है तो अलग कैलकुलेशन है। फिर दो छोटा छोटा टॉपिक पढ़े, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर टाइम से पहले बॉस जॉब से निकाल दें तो क्या होगा, और टाइम से पहले हम खुद रिटायरमेंट ले लें तो क्या होगा, कितना छूट मिलेगा अगर उस पर कंपनसेशन मिलता है तो। फिर हम लोग पढ़ना चालू किया अलाउंसेस। अलाउंसेस को हम 3 कैटेगरी में बांटा था। एक हो गया जनरल अलाउंस, जिसको हम नाम दिया था HTC सेम। एक पढ़े हम लोग एक्चुअल एक्सपेंडिचर के हिसाब से कौन कौन सा अलाउंसेस है, जिसका हम नाम जिसको अभी तक हम समझाया नहीं था। और तीसरा हम लोग पढ़े थे वो अलाउंसेस जिनका कोई भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर के हिसाब से डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका डिडक्शन का अमाउंट फिक्स है। जनरल वाला हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। जनरल वाले में हम क्या बोला था आपको, एक सेकेंड, जनरल वाले में हम बोला था HTC सेम। हम ये शॉर्टकट दिया था आपको याद रखने का, H फॉर हाउस रेंट अलाउंस। आपका घर का भाड़ा आपको बॉस अलग से आपके हाथ में दे दिया कि लो अपने घर का भाड़ा चुका लेना। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, टिफ़िन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो T मतलब टिफ़िन, C मतलब सिटी कंपनसेटरी, S मतलब सर्वेंट, E मतलब एंटरटेनमेंट, M मतलब मेडिकल। तो ये जो HTC सेम, ये जो 6 अलाउंसेज हैं, इनमें HRA जो है हाउस रेंट अलाउंस, उसका कुछ कैलकुलेशन था, बाकी सारे अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है। HTC सेम में H को छोड़ के TC सेम फुल्ली टैक्सेबल है। इसके अलावा तो HRA का हम लोग कैलकुलेशन उस दिन देखे थे, एक बार रिपीट कर देते हैं। HRA का कैलकुलेशन क्या था, अगर आपको HRA मिल रहा है तो आपको लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग माइनस करने मिलेगा। मान लो मेरे को 3 लाख रुपया साल का HRA मिला, तो हम लिखे HRA रिसीव्ड लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल HRA जितना मिला, सैलरी का 50% या फिर रेंट पेड -10% ऑफ द सैलरी, इन तीनों में से जो लोएस्ट फिगर होगा वो मेरे को माफ़ हो जाएगा, बाद बाकी HRA मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड 50% ऑफ द सैलरी, यहाँ सैलरी का मतलब बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन। और थर्ड आइटम रेंट पेड, जितना एक्चुअल भाड़ा हम दे रहे हैं घर का। हम एग्जांपल भी लिया था, मान लो हमको HRA मिला 3 लाख, तो हम लिखे एक्चुअल HRA रिसीव्ड 3 लाख लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल HRA जो कि 3 लाख ही है। 50% ऑफ द सैलरी, मान लो मेरा साल का सैलरी 10 लाख रुपये है, बेसिक प्लस कमीशन प्लस DA मिला के 10 लाख रुपये है, तो 10 लाख का 50% अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो, और नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो 40%। तो 10 लाख का 50% 5 लाख,
तो सेकंड अमाउंट में लिखेंगे 5 लाख। मान लो हम घर का भाड़ा दे रहे हैं 3,000 रुपये पर महीना, तो रेंट पेड 36,000 माइनस 10% ऑफ द सैलरी। मेरा सैलरी 10 लाख है, 10 लाख का 10% 1 लाख। सर यहाँ पे रेंट पेड एक बार कर देते हैं। मान लो हम 15,000 रुपये घर का भाड़ा दे रहे हैं, 1,80,000 रुपये घर का भाड़ा दे रहे हैं, रेंट पेड 1,80,000 है और 10% ऑफ द सैलरी मेरा 10 लाख का 10% 1 लाख, तो 1,80,000 माइनस 1,80,000 मेरा थर्ड अमाउंट फिगर आ जाएगा। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड 5 लाख, सॉरी 3 लाख, 50% ऑफ द सैलरी 5 लाख और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 80,000। तीनों में लोवेस्ट कौन सा है? 80,000। तो अब लिखेंगे HRA रिसीव्ड 3 लाख लेस 80,000 आउटर कॉलम में, तो मेरा फिगर आ जाएगा 2,20,000। तो 2,20,000 HRA मेरा टैक्सेबल हो गया, 80,000 का मेरे को छूट मिल गया। और यही अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हम, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो मेरे को 50% ऑफ द सैलरी की जगह 40% ऑफ द सैलरी कैलकुलेट करना पड़ता, बाकी सब कुछ सेम। तो ये था मेरा H। बाकी जो भी है ये HTC सेम का जो जनरल कैटेगरी है उसमें CTMSE जितने भी हैं, सिटी कंपनसेटरी, टिफ़िन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इनके नाम पे कुछ भी पैसा मिल रहा है आपको ऑफिस से, सब फुल्ली टैक्सेबल है, उसमें कोई छूट नहीं है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग बेसिक एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट ऑन करेंगे और फिर मतलब ऐसा अब बेसिक एक्सपेंडिचर बेसिक डिडक्शन जिसका डिडक्शन डिपेंड करता है एक्सपेंडिचर के ऊपर। मेरे को अलाउंसेस मिल रहा है जिनका हम जितना खर्चा करेंगे उतना हमको माइनस करने मिल जाएगा। सेकंड कैटेगरी वही है जिसमें क्या क्या नाम है? डेली अलाउंस जिसको DA बोलते हैं, ट्रैवल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए पैसा मिल रहा है, यूनिफॉर्म अलाउंस इधर दिल्ली दरबान पियोन वर्कर लोग को मिलता है, प्रोफेशनल असिस्टेंस अलाउंस मेरे को अपना प्रोफेशनल ग्रोथ करना है, मेरे को कुछ नया सीखना है, टैली सीखना और सीखना, उसका पैसा ऑफिस की तरफ से मिल गया, वो भी मेरा यहाँ पे है। और असिस्टेंट अलाउंस, हम अपना एक असिस्टेंट रख रहे हैं जूनियर, मेरा एक पियोन, मेरा कोई हेल्पर, वो रख रहे हैं हम ऑफिस में। पिछला वाला में था सर्वेंट अलाउंस, वो मेरे को घर के लिए मिल रहा था, यहाँ पे हम अपना पर्सनल असिस्टेंट रख रहे हैं ऑफिस के काम के लिए, तो वो मेरा ही काम करेगा सिर्फ। तो ये 6 अलाउंसेज इस कैटेगरी में आते हैं। इनमें जितना अलाउंस मिल रहा है माइनस जितना तुम खर्चा कर दिए, बाद बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ये 6 अलाउंस, इसका शॉर्टकट हम क्या किया था याद करने का? DTC UPA। DTC बस चलता है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, DTC UPA पुराना गवर्नमेंट था, अभी NDA गवर्नमेंट चल रहा है करंट इंडिया में, पुराना गवर्नमेंट को UPA बोलते थे। तो DTC UPA, D का डेली अलाउंस, T ट्रैवल अलाउंस, अगर तुम घूम घूम के काम करते हो, सेल्समैन टाइप के आदमी हो, कन्वेंस अलाउंस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए, यूनिफॉर्म अलाउंस कपड़ा का अलाउंस मिला, प्रोफेशनल असिस्टेंस अलाउंस एक आदमी अपना डेवलपमेंट करने का पैसा मिला, असिस्टेंट अलाउंस आपको अपना एक सर्वेंट रखने का, अपना पर्सनल असिस्टेंस ऑफिस काम के लिए रखने के लिए एक आदमी का पैसा मिला कि उसको आप पेमेंट कर देना। तो अगर ये सब अलाउंसेज आपको मिल रहा है, आप जितना एक्सपेंडिचर करोगे, देखो नीचे लिखे है फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पशन मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, या तो एक्चुअल अमाउंट या जितना अमाउंट आप खर्चा किए हो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर या जितना अमाउंट खर्चा किए हो वो माइनस करने मिल जाएगा। मान लो हमको कन्वेंस अलाउंस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने आने के लिए बॉस अलग से 2,000 रुपया दे दिया। अब मान लो मेरा 1,500 रुपये खर्चा हुआ, तो 2,000 माइनस 1,500 500 फुल्ली टैक्सेबल। मान लो मेरे को एक असिस्टेंट रखने के लिए बहुत बुरा लो 5,000 रुपये अलग से, अपना एक अलग से असिस्टेंट रख लेना, तो 5,000 रुपया पर महीना दे रहा है मेरे को बॉस, साल का कितना दे रहा है? 60,000 रुपया। मेरा खर्चा कितना? मान लो हम 3,000 रुपये में असिस्टेंट रखें, तो 36,000 खर्चा हुआ, तो बाद बाकी अमाउंट टैक्सेबल 24,000 रुपया टैक्सेबल। तो इस तरीके से इनका कैलकुलेशन होगा। तो इनमें कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल लॉजिक है, जितना खर्चा किया उतना माइनस कर लो, बाद बाकी फुल्ली टैक्सेबल कर लो। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? जयदीप आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप एक बार वीडियो को थ्रू कर लेना पिछला क्लास वाला, तब ये क्लियर हो जाएगा। सर अब तक आप जो समझा है वो समझ गया हूँ। ठीक है। मयंक और रिया प्रिया क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। थैंक यू। अब आते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर।
डिडक्शन नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इसके बाद सम्स करना है अपने को, मतलब वो डिडक्शंस जो मेरा खर्चा पर डिपेंड नहीं कर रहा। फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट बता दिया तुमको कितना छूट मिलेगा, बाद बाकी अमाउंट टैक्सेबल। तो देखो इसमें क्या क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। तुम अगर बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा कर रहे हो, ऑफिस की तरफ से पैसा मिल गया एक्स्ट्रा बच्चे का पढ़ाई का, कैश में पैसा मिला, काइंड में नहीं, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाने के लिए काम करवा पैसा मिल रहा है। ट्रक ड्राइवर अलाउंस, ये मतलब उन लोगों को मिलता है जो लोग ट्रक चलाते हैं 24 घंटा, जो एक शहर से दूसरा शहर ट्रक में सामान लेने ले जाने का काम करते हैं। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ट्रक ड्राइवर अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो एक शहर से दूसरे शहर आने जाने का काम करते हैं, ये उनके लिए, ऑफिस के काम के लिए बार बार शहर दूसरा शहर जाते हैं। उसमें था ट्रैवल अलाउंस, यानी उसी शहर में घूम रहे थे, ये है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक शहर से दूसरा शहर आने जाने के लिए। इसके बाद देखो 5, 7, 8 जो है वो आपको याद नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक्चुअली में ट्राइबल एरिया अलाउंस, स्पेशल कंपनसेशन अलाउंस या बॉर्डर एरिया अलाउंस, ये उन लोगों के लिए अलाउंसेस होता है जो लोग बहुत रिस्की एरिया में जॉब करते हैं। जिनका बॉर्डर एरिया में जॉब है उनको अलग से एक अलाउंसेस मिलता है ऑफिस की तरफ से। जो लोग ट्राइबल एरिया में, एकदम जंगल वंगल एरिया, मौसल एरिया में काम करते हैं, उन लोगों को भी अलाउंसेस मिलते हैं एक्स्ट्रा। ये सर क्यों नहीं याद करना है, क्योंकि प्रॉब्लम है इसमें दिया है कि तुम कैसा एरिया में काम करोगे तो कितना छूटे, इसका अलग पूरा लिस्ट है। तो कम से कम 150 लिस्ट है ऐसा, तो वो लिस्ट याद करने का कोई मतलब नहीं बनता और ये पूछता भी नहीं है एग्ज़ाम में। हालांकि रियल लाइफ में काम आता है। तुमको बताया हुआ है कि तुम पहाड़ के इतना हाइट पे काम करोगे तो इतना अलाउंस का छूट मिलेगा, उससे ज़्यादा हाइट पे काम करोगे तो इतना, तो हाइट वाइज अलाउंसेस बताए हुए हैं। तुम सिक्किम का पहाड़ में काम करोगे तो कितना छूट मिलेगा, हिमालय के पहाड़ में काम करोगे तो कितना छूट मिलेगा, ऐसे करके एरिया वाइज बताया हुआ है। तो वो लिस्ट हम लोग भी जब काम करते हैं और कोई क्लाइंट अगर आता है जिसको ऐसा कुछ मिलता है, तो हम लोग भी क्रॉस चेक करते हैं बुक से कि कितना अमाउंट का छूट मिला है, उतना अमाउंट का छूट दे देते हैं। ये याद नहीं करते हम लोग। हाँ, बाकी 4 जो पहला वाला है वो याद करते हैं। CCTT, 2 C 2 T है उसके अंदर, CCTT। तो C फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, C फॉर चिल्ड्रन हॉस्टल, T फॉर ट्रक ड्राइवर, T फॉर ट्रांसपोर्ट। ये आया इसका चार्ट, कितना कितना छूट है। तो देखो पहला हम बात किया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, नीचे में है HRA के नीचे में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तुमको मिनिमम छूट कितना मिलेगा, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, या फिर एक्चुअल अमाउंट जो मिला है। कभी भी तुमको जितना अलाउंस मिल रहा है उससे ज़्यादा छूट नहीं मिल सकता। कभी भी तुमको जितना अलाउंसेस मिल रहे हैं उससे ज़्यादा का छूट नहीं मिल सकता। इसीलिए हर डिडक्शन में एक्चुअल अमाउंट एक कॉलम जरूर है। देखो कैलकुलेशन में हर बार एक्चुअल अमाउंट एक कॉलम है। क्यों? क्योंकि तुमको जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा का छूट कभी मिल नहीं सकता। तो क्राइटेरिया खाली एक ही याद रखने का है, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। तुमको ₹100 तुमको मान लो ऑफिस से ₹1000 मिल रहा है 5 बच्चों का, पर बच्चा ₹1000, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ऑफिस से कितना मिल रहा है। तुमको यहाँ पे छूट कितना मिलेगा, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, तुमको ऑफिस से ₹1000, मान लो तुम्हारे 3 बच्चे हैं, ₹1000 पर बच्चा तुमको ऑफिस की तरफ से अलाउंसेस मिल रहे हैं पर मंथ। तो 1000 × 3 3000 पर मंथ, साल भर का हुआ 36,000। तो हम लोग लिखेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड 36,000 लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। तो 100 × 2 ₹200 × 12 महीना, तुमको ₹2400 का छूट मिलेगा, ₹2400 का मैक्सिमम। तो 36,000 माइनस 2400 तो आएगा 33,600। उतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, 33,600 टैक्सेबल हो जाएगा। तो छूट कितना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में कितना छूट है, ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। वहाँ पे एजुकेशन में ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड है। ट्रक ड्राइवर अलाउंस,
कितना छूट मिलेगा? 70% ऑफ द अलाउंसेज या फिर ₹10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। दो क्राइटेरिया यहाँ पे छूट मिलने का, तुमको जो अलाउंसेज मिल रहा है उसका 70% या फिर 10,000 रुपये पर मंथ, दोनों में जो छोटा है उतना छूट मिल जाएगा, बाद बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अगर तुमको अलग से ट्रक ड्राइवर अलाउंस मिल रहा है तो ये ट्रक ड्राइवर अलाउंस अलग से कैसे मिलता है? जो ट्रक ड्राइवर इंडिया लेवल पे या कहीं भी एक स्टेट से दूसरा स्टेट ट्रक में सामान लेके घूमते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ट्रक में माल लेते हैं, पहुंचाते हैं, फिर आते हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं खुद, उन लोगों को कंपनी, जिस कंपनी के लोग ड्राइवरी का जॉब कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए, वो कंपनी अलग से अलाउंसेस देता है वो लोग का खर्चा चलाने के लिए, क्योंकि खाना पीना होगा, कहीं पर रेस्ट भी लेना होगा, तो कहीं रूम लेके सोना पड़ जाए तो वो सब के लिए अलाउंसेस मिलता है अलग से। डीजल पेट्रोल का बात नहीं हो रहा है, डीजल पेट्रोल का पैसा अलग मिलता है, वो तो गाड़ी का खर्चा हो गया, उसका पर्सनल खर्चा के लिए उस आदमी को अलाउंसेस मिलता है, तो उसको बोलते हैं ट्रक ड्राइवर अलाउंस। तो कितना छूट है? 70% ऑफ द अलाउंस या 10,000 पर मंथ, दोनों में जो लोअर उतना छूट मिल जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये सिर्फ ब्लाइंड या डीफ पीपल के लिए, हम लोगों को जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कन्वेंस अलाउंस, जो कि तुम्हारा सेकंड कैटेगरी में आ गया। हम लोगों को जो अलाउंसेस मिलता है नॉर्मली ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए, उसका डिडक्शन कन्वेंस अलाउंस के अंदर है। और कितना डिडक्शन है वहाँ पे? जितना खर्चा करोगे उतना छूट, बाद बाकी टैक्सेबल। लेकिन जो लोग हैंडीकैप है, देखो यहाँ पे बोला है पीपल फॉर ब्लाइंड, डीफ, डम्ब या हैंडीकैप्ड, अंधे हैं, सुन, बहरे हैं या फिजिकली हैंडीकैप है, उन लोगों को अगर अलग से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है ऑफिस की तरफ से, उनको थोड़ा ज़्यादा छूट दिया गवर्नमेंट। कितना छूट दिया? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या फिर 3,200 रुपीज़ पर मंथ, 3,200 रुपीज़ पर मंथ, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर। 3,000 रुपीज़ पर मंथ या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, इन लोगों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस में इतना छूट है, बाद बाकी टैक्सेबल है। तो देखो यहाँ पर तुम लोगों को लग रहा होगा इस चैप्टर में कितना कुछ याद करना है, बस इतना ही है याद करने को, जो हम चार्ट बना दिया। कितना पेज है? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, और ये 4 पेज, ये 4 ही पेज याद करने लायक है। परक्यूजिट का भी 2 पेज आएगा, और नेक्स्ट क्लास में जब परक्यूजिट पढ़ेंगे, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में तो सम्स करेंगे, तो जब परक्यूजिट पढ़ेंगे तो परक्यूजिट में भी 2 टाइप का, परक्यूजिट में भी 1 पेज बनेगा जिसमें ऐसा नोट्स होगा, तो 2 पेज मान लो, तो 6 पेज टोटल तुमको है जो याद करना है। ये 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, सम बहुत सारा दिया, वो प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो आओ फटाफट थोड़ा सम्स करते हैं। जयदीप, तुम ग्रेचुटी का वीडियो रिकॉल किए थे जो हम पहला वाला वीडियो दिया था? नो सर। अच्छा ठीक है, सेकेंड वीडियो स्पेशली रिकॉल करना ग्रेचुटी, उसमें सारा कैलकुलेशन हम पहला पेज वाला सिखाया है। ओके सर। उसी का अभी सम्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिपीट करते हुए कराएंगे, तो तुमको रूल भी हम एक बार रिपीट कर देगा तो याद आ जाएगा, मतलब तुमको भी एक बार समझ में आ जाएगा, ताकि तुम सुनोगे दोबारा तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके। तो देखो, मिस्टर अश्विन रिटायर्ड ऑन 17 जुलाई 2018। मिस्टर अश्विन 17 जुलाई 2018 को रिटायर हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर 27 ईयर्स 6 मंथ ऑफ सर्विस, 27 साल 6 महीना काम करके 17 जुलाई 2018 को रिटायर हो गया। एंड रिसीव्ड ₹6 लाख एज ग्रेचुटी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। रिटायरमेंट पे अपने ग्रेचुटी से 6 लाख रुपया मिला। ही इज़ कवर्ड बाई द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, मतलब उसका ऑफिस ग्रेचुटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। हम बोले थे ना, अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रिटायर होता है और रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी का पैसा मिलता है, तो देखना पड़ेगा क्या वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, मतलब उसका ऑफिस रजिस्टर्ड है ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से या नहीं है। तो इस सम में बोला है वो कवर्ड है। तो आप पहले कवर्ड का सम करते हैं 2, और फिर 2 नॉट कवर्ड का भी सम्स करेंगे। फाइंड इज टैक्सेबल ग्रेचुटी, कंसिडर द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर ऑन द रिटायरमेंट। उसको बेसिक सैलरी मिलता था जिस दिन वो रिटायर हुआ, उसके ठीक पहले वाला महीना उसका बेसिक सैलरी था 5,000, डीए था 3,000, कमीशन था 1 लाख। हमको जब कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट में ग्रेचुटी का कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग बेसिक प्लस डीए लेते हैं केवल। बाद बाकी इस चैप्टर में सारा जगह बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन है, ये याद करने का तरीका है। जब कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट को सॉल्व करेंगे तो बेसिक प्लस डीए लेंगे, बाद बाकी जितना भी इस चैप्टर में जहाँ जहाँ सैलरी का मतलब लिखाया गया है, सब जगह बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन लिखवाया गया। तो
सब जगह बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन है, यहाँ पर बेसिक प्लस डीए है। तो बेसिक कितना है मेरा 5000, डीए कितना है 3000, तो मेरा लास्ट ड्रॉन सैलरी 8000 रुपया। कमीशन यहाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, फीस यहाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, क्योंकि मेरा कवर्ड अंडर पेमेंट ग्रेच्युटी एक्ट में सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए होता है। तो आओ सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे बॉक्स बना के इसको सॉल्व करते हैं। ग्रेच्युटी रिसीव्ड, हमको ऑफिस की तरफ से ग्रेच्युटी कितना मिला है 6 लाख रुपया, हम लिख दिए ग्रेच्युटी रिसीव्ड 6 लाख लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। पहला कॉलम एक्चुअल अमाउंट, ये हमेशा पहला कॉलम रहेगा ही, क्योंकि तुमको जितना जो भी अमाउंट मिल रहा है अलाउंस के नाम पे, तुमको छूट उससे ज़्यादा कभी नहीं मिल सकता। अगर अगला दोनों कैलकुलेशन 6 लाख से ज़्यादा आ जाए तो, इसीलिए गवर्नमेंट पहला क्राइटेरिया एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड रख दिया। तो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड 6 लाख। स्टैट्यूटरी अमाउंट कितना था, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मैक्सिमम 20 लाख 20 लाख, मैक्सिमम ग्रेच्युटी का छूट 20 लाख है कवर्ड वालों को। ये जयदीप के लिए बोल रहा है, जयदीप सुन लेना। स्टैट्यूटरी अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से मैक्सिमम छूट मिल सकता है, गवर्नमेंट बोला है 20 लाख। अगर तुमको 20 लाख से ज़्यादा ग्रेच्युटी मिल रहा है तो 20 लाख से ज़्यादा का छूट नहीं मिल सकता। लेकिन और अगर तुम्हारा ऑफिस नॉट कवर्ड होता, मतलब ग्रेच्युटी में रजिस्टर्ड नहीं होता, तो ये स्टैट्यूटरी अमाउंट 10 लाख हो जाता। ओके सर। तो पहला क्राइटेरिया एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड 6 लाख। दूसरा क्राइटेरिया में लिखे स्टैट्यूटरी अमाउंट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स ग्रेच्युटी का छूट कितना मिलेगा, एग्जम्पशन कितना मिलेगा 20 लाख। थर्ड वाला में कैलकुलेशन है। फॉर्मूला क्या था वहाँ पे 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सैलरी इंटू सैलरी पर मंथ। इसलिए यहाँ पे पहले सैलरी का मतलब बोला था बेसिक प्लस डीए, सैलरी का मतलब बोला था बेसिक प्लस डीए। तो 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। कंप्लीटेड ईयर सर्विस के लिए हमें क्या बोला था, अगर ईयर प्लस मंथ भी है तो अगर 6 महीना या उससे ऊपर है सर इसमें 28 होगा। हाँ, क्योंकि 27 ईयर 6 मंथ है तो 28 ईयर हो जाएगा कवर्ड वालों के लिए। अगर यही तुम्हारा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं होता तुम्हारा ऑफिस, तो मंथ को इग्नोर करो, सिर्फ ईयर ले लो, तो 27 साल 6 महीने को 27 साल ही ले लेते। लेकिन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में अगर तुम कवर्ड हो तो 27 साल 6 महीने तो 28 साल कर लो, 27 साल 5 महीना होता तो 27 साल ही रखते। मतलब यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे और यहाँ राउंड ऑफ करेंगे और नॉट कवर्ड वालों के लिए मंथ को इग्नोर कर देंगे। तो कवर्ड नॉट कवर्ड में 2 डिफरेंस है। अभी जब नॉट कवर्ड का सम्स करेंगे तो डिफरेंस दिखा देगा हम आप लोग को। फॉर्मूला क्या है 15/26, साल में 30 दिन होता है, एवरेज कर लिया 15, साल में डिवाइडेड बाय 30 की जगह 26 क्यों किया, क्योंकि 4 संडे हटा दिया। तो फॉर्मूला बना 15/26 इंटू कंप्लीटेड सर्विस, मतलब 28 साल इंटू सैलरी, 6 महीना से ऊपर होगा तो राउंड ऑफ करेंगे। 6 महीना तक, माई मिस्टेक 6 महीना तक अगर होगा तो 27 साल ही रखेंगे। मयंक 27 साल 7 महीना होता तो 28 करते। 6 महीना तक उतना ही ईयर रखेंगे, 6 महीने से ऊपर होगा तो राउंड ऑफ करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे 15/26 इंटू 27 साल इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए है, बेसिक 5000 डीए 3000 तो 8000। तो 15/26 इंटू 27 इंटू 8000। फॉर्मूला सॉल्व किए, फिगर आया 1,24,615। तो इन तीनों में 6 लाख 20 लाख और 1,24,615 रुपया, इन तीनों में जो छोटा है उतना एग्जम्पशन मिल जाएगा, बाद बाकी सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो ये लोग क्या किया, इन तीनों में लोअर 1,24,615, इसका आउटर कॉलम में लिखा 6 लाख माइनस 1,24,615, मेरा फिगर आया 4,75,385। क्लियर है आप लोग को? यस सर। एक सम और करते हैं फटाक से। मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड एंड रिसीव्ड ग्रेच्युटी 45,000। तो देखो पहला ही कॉलम में क्या लिख दिया, ग्रेच्युटी रिसीव्ड 45,000। ही इज़ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाई ग्रेच्युटी एक्ट। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो सीधा लिख देते फुल्ली एग्जम्प्टेड, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और कवर्ड है तो कवर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका क्या दिया है, ही इज़ गेटिंग वेजेस 5 रुपीज़ पर यूनिट, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिफोर रिटायरमेंट हिज लास्ट 3 मंथ एक्यूमुलेटेड सैलरी वॉज 3750। उसको 5 रुपये पर यूनिट करके मिलता है, हमको नंबर ऑफ यूनिट नहीं बताया वो कितना बना रहा है,
मेरे को मतलब भी नहीं है, बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। मेरे को अगला लाइन में उसका सैलरी बता दिया है। बिफोर हिज रिटायरमेंट हिज लास्ट 3 मंथ एक्यूमुलेटेड सैलरी वॉज 3750। तो मंथली कितना हो गया, लास्ट महीना का सैलरी क्या हो गया, लास्ट 3 महीने का टोटल सैलरी उसका 3750 है। तो मंथली कितना हो गया, 1250 डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे। और वो कैलकुलेट टैक्सेबल ग्रेचुटी इफ ही लेफ्ट आफ्टर 40 ईयर ऑफ सर्विस, 40 साल काम करके गए हैं। तो देखो ग्रेचुटी रिसीव्ड के कॉलम में लिखे 45,000 लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल ग्रेचुटी 45,000, स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख, और तीसरा में फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिए 15/26 इंटू 40 ईयर्स इंटू 1250 लार्ज ड्रॉन सैलरी। सर एक क्वेश्चन है सर। बोलो। फिर इस केस में तो 10 लाख होना चाहिए ना, नॉट कवर्ड है। अरे भाई कवर्ड है, कहाँ लिखा है नॉट कवर्ड है? पहला लाइन पढ़ो मैं, इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। सॉरी सर। हाँ कवर्ड है मैं, हम नॉट कवर्ड का सम नहीं कराए अभी, नॉट कवर्ड का इसके बाद ही कराएगा अभी। तो ये मेरा आया 45, टोटल आया 28,846 फॉर्मूला सॉल्व करने पे। तीनों में से लोअर कौन सा है, 28,846, उसको आउटर कॉलम में लिखा, 45,000 से माइनस किया, बाद बाकी अमाउंट मेरा टैक्सेबल हो गया। क्लियर है ये, नो डाउट? हाँ सर। हाँ अब आते हैं नॉट कवर्ड के ऊपर, ये रहा। और इसी में जो थोड़ा बहुत झमेला है इसी में है। मिसेस पायल रिटायर फ्रॉम पाजेब लिमिटेड, वाह अच्छा समझिए, पायल पाजेब लिमिटेड में काम कर रही थी, 29 अगस्त 2018 को रिटायर हो गई, कंप्लीटिंग 30 ईयर्स 9 मंथ। क्या करेंगे, 30 ईयर्स लेंगे कि 31 ईयर्स? 31 लेंगे सर। नहीं, नॉट कवर्ड ही है ये, नॉट कवर्ड का सम्स है। नॉट कवर्ड में क्या करेंगे, 30 लेंगे सर। हाँ कवर्ड होता तो 31 लेते बैंक। चलो आगे दिखाई देगा ये नॉट कवर्ड का सम्स, आगे लाइन लिखा है ये वाला। तो देखो मिसेस पायल रिटायर्ड ऑन 29 अगस्त 2018 आफ्टर कंप्लीटिंग 30 ईयर्स एंड 9 मंथ, रिसीविंग अ ग्रेचुटी ऑफ रुपीज 2 लाख। हिज लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी 10,000, डीए 5,000 और कमीशन 2,000। उसका लास्ट ड्रॉन सैलरी बेसिक 5,000, डीए 2,000 और कमीशन, सॉरी डीए कहेंगे, उसका डीए 5,000, कमीशन 2,000। उसका एक फिक्स कमीशन भी है प्रॉफिट के ऊपर 23,000। ही रिटायर्स, हिज लास्ट इंक्रीमेंट वाज ऑन 1 जनवरी 2018। देखो रिटायर हुआ उस दिन उसका सैलरी कितना है, रिटायर हुआ उस दिन उसका सैलरी कितना है, बोलो। 1,000 रुपीज। आई रिटायर हुआ उस दिन 10,000। सेकेंड लाइन बेसिक सैलरी 10,000। हाँ। और ये उसका इंक्रीमेंट होने के बाद है 1 जनवरी को, वो 29 अगस्त को रिटायर हुआ है और 1 जनवरी उसको उसका सैलरी 1,000 रुपया बढ़ा था। यानी 1 जनवरी के पहले उसका सैलरी कितना था, आई रिपीट, उसको जिस दिन, हाँ 9,000, जिस दिन उसको रिटायर हुआ तब 10,000 रुपया बेसिक सैलरी मिलता था और ये उसका 1 जनवरी को इंक्रीमेंट हुआ था। तो जब रिटायर हुआ उसके पहले, सॉरी 1 जनवरी के पहले उसका सैलरी कितना था, 9,000 रुपया। वैसे ही बोला जिस दिन रिटायर हुआ उसका डीएनएस अलाउंस 5,000 रुपया था, डेली अलाउंस या डीएनएस अलाउंस भी बोलते हैं इसको, 5,000 रुपया था। और 1 जनवरी को ये भी 500 रुपये से बढ़ा था, यानी 1 जनवरी के पहले 4,500 उसका डीए था। क्यों ये सर आप बात कर रहे हैं, अभी बात करेंगे इसके ऊपर। हमको बोला है फाइंड टैक्सेबल ग्रेचुटी एज्यूमिंग दैट शी इज़ नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। देखो मैं क्या लिख दिया, नॉट कवर्ड, ठीक है। देखो नॉट कवर्ड और कवर्ड में 3 फर्क क्या है। नॉट कवर्ड और कवर्ड में पहला फर्क है स्टैट्यूटरी अमाउंट का, और दूसरा फर्क है ईयर को राउंड ऑफ नहीं करने का, और तीसरा फर्क है फॉर्मूला में थोड़ा चेंज होने का। तो देखो पहले बाकी चीज़ पुटअप कर लेते हैं, फिर लास्ट वाला कॉलम पे आते हैं। ग्रेचुटी रिसीव्ड 2 लाख, तो ग्रेचुटी रिसीव्ड लिख दिए 2 लाख। एक्ट लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 2 लाख रुपया। स्टैट्यूटरी अमाउंट, उसको छूट कितना मिल सकता है हाईएस्ट, क्योंकि नॉट कवर्ड है 10 लाख। तो देखो स्टैट्यूटरी अमाउंट में 10 लाख लिख दिया, कवर्ड होता तो 20 लाख लिख देते। यहाँ तक सम में कोई फ़र्क नहीं था, यहाँ तक सम्स में कोई फ़र्क नहीं था कवर्ड या नॉट कवर्ड में, सिर्फ स्टैट्यूटरी अमाउंट में चेंज आया।
अब फॉर्मूला देखो, वहाँ था 15/26, यहाँ हो जाएगा 1/2। कंप्लीटेड सर्विस वहाँ भी था, यहाँ पर भी है, बट वहाँ कंप्लीटेड में सर्विस में 30 साल 6 महीना से ज़्यादा हो तो ऊपर की तरफ राउंड ऑफ, 30 साल 6 महीने से कम हो तो नीचे की तरफ राउंड ऑफ, और यहाँ मंथ को इग्नोर करो, सिर्फ ईयर को लो। तो देखो यहाँ पे उसका क्या लिया, 1/2 इंटू 30 ईयर्स। और तीसरा बड़ा फ़र्क सैलरी का कैलकुलेशन में, वहाँ पे तुम लास्ट महीना में कितना बेसिक प्लस डीए उठाया, हमको उससे मतलब था। यहाँ तुम्हारा लास्ट 10 महीना में तुम बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन कितना उठाया, उसका एवरेज से मतलब है। आई रिपीट, यहाँ सैलरी, वहाँ सैलरी का मतलब था बेसिक प्लस डीए तुम लास्ट महीने में कितना उठाए, और यहाँ सैलरी का मतलब है तुम बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन लास्ट 10 महीना में कितना एवरेज है तुम्हारा। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया, लास्ट 10 महीना। रिटायर कब हुआ है, अगस्त में, तो हम जुलाई से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, लास्ट 10 महीना उसका, लास्ट 10 महीना। रिटायर हुआ उसके ठीक पहले का 10 महीना, रिटायर हुआ अगस्त में, तो अगस्त के पहले जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये लिख लिए। उसका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना सैलरी 9,000 था, तो देखो 9,000 9,000 9,000 लिखे। और जनवरी से उसका सैलरी बढ़ा था, 10,000 हुआ था, तो जनवरी से लेके जुलाई तक 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 लिख दिए। डीए उसका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 4,500 था तीनों महीना में, और जनवरी से बढ़ा था 500 रुपया, तो 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 करके लिख दिए। कमीशन उसको 2,000 रुपये मिलता था, जो फिक्स कमीशन मिल रहा है 23,000 उसको नहीं लेंगे। जो मेरा हर महीना कमीशन मिलता है हमको उससे मतलब है, एक बार का कमीशन से कोई मतलब नहीं होता। तो हर महीना हमको 2-2 हज़ार करके कमीशन मिलता था, वो सब उसका इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ था कमीशन का, तो टोटल कमीशन 2,000 रुपये हर महीना में लिखती है। अब देखो 9,000 3 महीना उसका सैलरी था, 10,000 उसका सैलरी 7 महीना, जोड़े तो आया 97,000 सैलरी। डीए उसका 4,500 3 महीना था और 5,000 रुपये बाकी 7 महीना, तो 48,500। कमीशन उसका 10 महीना में 2-2 हज़ार था, तो आया 20,000। तो 97,000 उसको 10 महीना में लास्ट बेसिक सैलरी मिला है, 48,500 को उसको लास्ट 10 महीना में डीए मिला है, और कमीशन मिला उसको 20,000। तीनों को जोड़े 1,65,500 मेरा 10 महीना का बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन आ गया। उसका एवरेज कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 कर लो। तो 1,65,500 को डिवाइडेड बाई 10 किए, 16,550 मेरा सैलरी आया फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेचुटी नॉट कवर्ड में। क्लियर है ये? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है। रिया प्रिया क्लियर है ये? जी सर। ठीक है। तो मेरा 16,550 मेरा अमाउंट आया। बस अब हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिए, 1/2 इंटू 30 इंटू 16,550, मेरा फिगर आएगा 2,48,250। देखो मैं मज़ेदार केस, तीनों अमाउंट में छोटा कौन सा है? 2,48,000, 10 लाख और 2 लाख। 2 लाख सर। तो देखो 2 लाख में से 2 लाख माइनस किए, नील, मतलब उसको ग्रेचुटी पे कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ा, नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उसका पूरा ही अमाउंट माइनस। इसीलिए मैंने को एक्चुअल अमाउंट वाला कॉलम है। मैंने का अगर एक्चुअल अमाउंट वाला कॉलम नहीं होता तो 10 लाख या 2,48,000, तुम तो 2,48,000 का छूट मांग लेता गवर्नमेंट से, है ना? हाँ सर। और तुमको मिला 2 लाख और तुम छूट मांग लेता 2,48,000 का, ये कैसे होता? मतलब तुम गवर्नमेंट को उल्टा बोलता कि तुम हमको टैक्स दो। ये नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग हमेशा पहला कॉलम, जितना भी गवर्नमेंट ये जितना भी टैक्स में कैलकुलेशन सीखते हैं, हमेशा पहला कॉलम एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड का छूट मानते हैं। एग्जाम्पशन जब भी कैलकुलेट करते हैं पहला कॉलम तो ये रखते हैं एक्चुअल ग्रेचुटी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ताकि कभी भी जितना अमाउंट मिल रहा है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सके। एक लास्ट सम करते हैं आज के लिए, एक और फटाफट एक सम्स और आज का क्लास यहाँ पे डन करते हैं। मिस्टर ओल्डमैन रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब आफ्टर 29 ईयर 6 मंथ एंड 15 डेज। 29 ईयर 6 मंथ एंड 15 डेज ऑफ सर्विस। 29 पकड़ेंगे, 30 पकड़ लेंगे बेटा, 6 महीना से ऊपर हो गया। मेरे को देखने दीजिए कवर्ड है कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली, ये मेरा मास्टर प्रॉब्लम है बेटा, इसमें सब कुछ आ जाएगा, देखना ना, कवर्ड नॉट कवर्ड सब है इसके अंदर।
तो 5 मिनट का समय फटाफट होगा। मिस्टर ओल्डमैन रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब 29 ईयर्स 6 मंथ 15 डेज of service on 17 December 2018 and received a gratuity amount rupees 4 lakh, 4 लाख का gratuity मिला। His salary at the time of retirement, basic salary 6,000 per month, DA 1200 per month, HRA 2,000, commission on turnover 1%, that is commission on profit 5,000 रुपया मिला उसको। He got an increment on 1st April 2018 1,000 per month on basic salary। उसका बेसिक सैलरी जो रिटायरमेंट पे 6,000 रुपया है, 1 अप्रैल से बढ़ा था और 1,000 रुपया हुआ था। कंपनी का टर्नओवर 1 लाख है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टर्नओवर के ऊपर जो कमीशन मिलता है उसको कैलकुलेशन में नहीं लेते, हमको हर महीना जो अलग से कमीशन मिलता है अगर उसको कैलकुलेशन में लेते हैं सैलरी के, नॉट कवर्ड में। अब देखो क्या बोला, कैलकुलेट इज टैक्सेबल ग्रेचुटी इफ़ इट इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा उसका ग्रेचुटी का, नॉट टैक्सेबल होगा, पूरा माफ। सरकारी ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद पैसा मिले पूरा माफ। तो देखो केस ए सॉल्व कैसे किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्सेबल अमाउंट नील, कहानी खत्म हो गया, समसी खत्म। दूसरा में बोला नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, और तीसरा केस बोला नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय द ग्रेचुटी एक्ट। तो देखो तीनों टाइप का सम्स एक ही में आ गया, मास्टर प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नील करके छोड़ दिए, दूसरा वाला सॉल्व किए कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, सॉरी पहले नॉट कवर्ड, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। तो देखो उसको कितना ग्रेचुटी मिल रहा है 4 लाख, तो ग्रेचुटी रिसीव लिख के 4 लाख, एक्चुअल अमाउंट 4 लाख, स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख। यहाँ तक तो कोई झमेला नहीं। अब आओ फॉर्मूला पे, 15/26 इंटू 30 ईयर्स, देखो महंग 29 ईयर्स 6 मंथ 15 डेज, तो मोर देन 6 मंथ काम करके गया तो 30 ईयर्स कर लिए उसको। और उसका लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में जब कवर्ड में सम सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्लस डीए फॉर्मूला को, लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए। तो लास्ट वो जब रिटायर हुआ तो 6,000 बेसिक सैलरी और डीए 1,200 रुपया उठाया था, तो 7,200 रुपया वो लास्ट महीना में उठाया था। तो 15/26 इंटू 30 ईयर्स इंटू 7,200, 1,24,615। तो 4 लाख 20 लाख, 1,24,615, इन तीनों में लोवेस्ट है 1,24,615। उसको आउटर कॉलम में लिखे, ग्रेचुटी रिसीप्ट से माइनस किए, तो यानी 4 लाख ग्रेचुटी मिला है, 1,24,615 का छूट मिल रहा है गवर्नमेंट से, एग्जम्पशन मिल रहा है, तो बाकी 2,75,385 टैक्सेबल हो जाएगा। और यही अगर नॉट कवर्ड में होता तो क्या होता, ग्रेचुटी रिसीप्ट 4 लाख ही लिखे, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीप्ट 4 लाख ही लिखे, स्टैट्यूटरी अमाउंट 10 लाख हो गया। अब फॉर्मूला सॉल्व किए, हाफ इंटू देखो 29 ईयर्स, हम क्या बोले थे नॉट कवर्ड में पहला फ़र्क फॉर्मूला में वहाँ 15/26 है, यहाँ हाफ हो जाएगा। दूसरा बात कंप्लीटेड सर्विस में फ्रैक्शन को इग्नोर ही कर देंगे नॉट कवर्ड में, अगर वो 29 साल 11 महीना भी काम किया तो 29 साल ही लेंगे, इंटू उसका लास्ट 10 महीना का बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। तो ये देखो बेसिक उसका अप्रैल से बढ़ा है, तो देखो अप्रैल से 6 लिखे, फरवरी और मार्च, क्योंकि देखो कब रिटायर हुआ दिसंबर में, तो दिसंबर से ठीक पहले 10 महीना क्या हुआ, नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई जून मई अप्रैल मार्च फरवरी, पूरा पिछला 10 महीना उसका। तो रिटायर हुआ तब 6,000 सैलरी था और ये अप्रैल में बढ़ा है, तो देखो अप्रैल से लेकर नवंबर तक 6 लिखे, लेकिन फरवरी और मार्च में 5,000। डीए उसका कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ 1,200, कमीशन जो पर मंथ मिल रहा वही लेंगे 1,000 रुपया। तो मेरा बेसिक सैलरी आ रहा है 58,000 10 महीना का, डीए आ रहा है 10 महीने का 12,000, कमीशन आ रहा है 10,000, जोड़े आए 80,000, डिवाइडेड बाई 10 किए 8,000, बस फॉर्मूला में डाल दिए 1/2 इंटू 29 इंटू 8,000, 1,16,000 आया। तो 4 लाख 10 लाख 1,16,000, तीनों में जो लोअर है उतना छूट मिल जाएगा, एग्जम्पशन बाद बाकी टैक्सेबल। तो 4 लाख में से 1,16 माइनस हुआ, 2,84,000 टैक्सेबल ग्रेचुटी हो गया। इस पेज में हम 1 2 यानी एक ही सम हम ग्रेचुटी का और छोड़ा है, जो आप लोग घर में देखोगे। इसका पीडीएफ अभी हम इसका पीडीएफ शेयर किया हुआ है शायद मेरा,